बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम कंपोजिशन ऑफ वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। तो वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ वाटर, वी कैन से एट दिस लेक्चर। सो water is composed of hydrogen and oxygen. Before 1776, it was considered as a solid element. यानी ये कह रहे हैं कि ये जो पानी है इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि पानी जो है ये क्या है, कंपाउंड है ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो 1776 से पहले पानी को एक एलिमेंट कंसीडर किया जाता था कि ये एक एलिमेंट है, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, इट वॉज हेनरी कैवेंडिश who proved experimentally that water is not an element but is a compound of hydrogen and oxygen, and composition of water can be determined by volume and mass. तो 1776 के बाद जो यानी हेनरी कैवेंडिश थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली तजर्बाती तौर पर ये साबित कर दिया कि पानी जो है क्या है, ये एक एलिमेंट नहीं है। इट इज़ नॉट एन एलिमेंट, वाटर इज़ नॉट एन एलिमेंट, बल्कि ये क्या है, एक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। तो कंपोजिशन ऑफ वाटर कैन बी डिटरमिन्ड, और पानी की जो कंपोजिशन है उसको हम दो तरीकों से डिटरमिन करेंगे, मालूम करेंगे, बाय वॉल्यूम, बाय मास। फर्स्ट कंपोजिशन ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम, यानी अगर हम कंपोजिशन ऑफ वाटर को मालूम करना चाहें बाय वॉल्यूम तो कैसे करेंगे, इसको मालूम कैसे करेंगे। वाटर कंटेन्स 2 parts ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 part ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। हम जानते हैं कि पानी का जो फार्मूला है वो क्या है, H2O। ये क्या है, पानी का फार्मूला है। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो है ना, यानी कि 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन है यहाँ पर 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन है 1, ऑक्सीजन है 1। अब वाटर कंटेन 2 parts ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 part ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। तो ये यहाँ पर 1 part ऑफ ऑक्सीजन है और 2 part ऑफ हाइड्रोजन है। अब दिस रेशियो कैन बी determined experimentally by the electrolysis of water in Hoffman voltmeter in the presence of an electrolyte. अब ये जो कंपोजिशन बाय वॉल्यूम है, यानी 1 part ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 part ऑफ हाइड्रोजन, तो ये जो रेशो है इसको हम एक्सपेरिमेंटली मालूम कर सकते हैं। और एक्सपेरिमेंटली कैसे मालूम करेंगे, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करेंगे तो ये रेशो हम मालूम कर सकते हैं कि पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद होता है। और ये कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, बाय इन हाफमैन वोल्टमीटर। ये हाफमैन वोल्टमीटर नीचे दिया गया है, तो उसमें हम जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करेंगे तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि पानी में क्या है, पानी में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो ये यानी कि ये ऑक्सीजन 1 और 2 हाइड्रोजन है। इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एसिडिफाइड वाटर, अगर हम एसिडिफाइड वाटर यानी लेंगे, यानी जिस तरह हम अगर सल्फ्यूरिक एसिड पानी में डाल दें तो वो एसिडिफाइड हो जाएगा। तो अगर इस एसिडिफाइड वाटर में हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे एसिडिफाइड वाटर में, तो फिर क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस 2 parts ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 part ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम यानी पानी में कोई एसिड डालेंगे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, फिर उसके बाद उसमें से करंट को पास करेंगे, तो ये पानी जो है ये प्रोड्यूस करेगा 2 parts ऑफ हाइड्रोजन और 1 part ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर ये हाफमैन वोल्टमीटर है, ये फिगर में दिखाया गया है, ये हाफमैन वोल्टमीटर है। तो इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें यानी कि जो वाटर है इसमें डाला गया है, और वाटर क्या एसिडिफाइड है, यानी उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है। तो ये एसिडिफाइड वाटर है,
तो ये एसिडिफाइड वाटर जो है इसको यानी कि एक हाफ मैन ओल्ट मीटर में डाला गया है। तो उससे क्या होता है, उसमें यानी कि कैथोड भी है, उसमें हाफ मैन ओल्ट मीटर में एनोड भी है, यानी एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये एनोड के ऊपर कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो अब ये पानी को जब यहाँ पर यानी ये जो एसिडिफाइड वाटर है इसको जब यहाँ पे डाला गया है इसमें हाफ मैन वोल्ट मीटर में, तो फिर क्या हो, उसके बाद फिर उसमें से करंट पास किया जाता है, यानी ये यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है। तो ये जब करंट यहाँ पर पास किया जाता है तो यहाँ पर ये एनोड लगा हुआ है और ये यहाँ पर क्या है, कैथोड। अब एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये इसमें से करंट पास किया जाता है तो पानी जो है दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो टू पार्ट्स यानी उसके बन जाते हैं, ये टू हाइड्रोजन के बन जाते हैं। ये देखें यहाँ पर ये चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये कहाँ पे जाएगा, ये कैथोड नेगेटिव यानी कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये किस सेल की तरफ जाएगा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड इसकी तरफ आएगा, ये पानी यहाँ पर कैथोड हाइड्रोजन जो है यहाँ पर, यानी पानी जब स्प्लिट हो जाए तो उसमें जो हाइड्रोजन गैस होगा वो कहाँ पे जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस वजह से हाइड्रोजन जो है जो गैस होगा वो कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। अब चूंकि अब ये यहाँ पे दो पार्ट्स हो, यानी बाई वॉल्यूम हाइड्रोजन की जाएंगे कैथोड की तरफ, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए यानी ये हाइड्रोजन यहाँ पर, तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन जो होगा वो कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है। ये क्या चीज़ है, एनोड है, यानी ये एनोड है। तो ये इस एनोड में चूंकि ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो यानी ऑक्सीजन होगा वो क्या जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो लिहाजा जो ये है ऑक्सीजन क्या है, ये एनोड की तरफ आएगा, लेकिन इसका वन पार्ट होगा, वन वन वॉल्यूम यानी ऑक्सीजन। अब यहाँ पे दो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन और वन यहाँ पे वन पार्ट ऑफ वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह ये पानी जो है दो प्रोड्यूस करेगा, टू पार्ट्स ऑफ या टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन पार्ट और वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या है, हाफ मैन वोल्ट मीटर है, जिसमें हम पानी से जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पर तो इसके बाद है हीट कैपेसिटी। ये हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है, सो यू कैन से हम हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है, हीट कैपेसिटी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द temperature of 1 gram of a substance to 1 degree Celsius, i.e. from 14.5 to 15.5 degree Celsius. For example, 1 gram of water requires 4.2 joules of heat to raise the temperature by 1 degree centigrade. This is much higher than the specific heat of many other common substances. तो हीट कैपेसिटी जो है ना, ये क्या चीज़ है, अब ये बता रहे हैं कि हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना, जो किसी सब्सटेंस का अगर हम देखना चाहें तो वो क्या होता है, वो अमाउंट ऑफ हीट, यानी हीट का वो हिस्सा, यानी अमाउंट ऑफ हीट, वो हीट का वो हिस्सा जो ज़रूरी होता है, जो चाहिए होता है किसी सब्सटेंस का, जो यानी 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है उसको 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए जो यानी कि हीट चाहिए होते हैं, तो उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। जैसे कि एक सब्सटेंस का अगर हम टेम्परेचर हो 14.5 से 15.5 तक बढ़ा लें, तो इस हीट इस स्पेसिफिक हीट को हम क्या कहेंगे, जो ये हीट रिक्वायर्ड होगा इसको हम कहेंगे हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मिसाल एग्जांपल दिया हुआ है, 1 ग्राम ऑफ वाटर रिक्वायर 4.2 जूल्स। तो ये जो 1 ग्राम ऑफ वाटर अगर हम ले लें तो उसका अगर हम टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना चाहें तो उसके लिए 4.2 जूल्स ऑफ हीट चाहिए होगा
टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इन 1 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें 4.2 जूल्स ऑफ हीट चाहिए होगा। तो दिस इज मच हायर देन द स्पेसिफिक हीट ऑफ मेनी अदर कॉमन सब्सटेंसेस। तो ये जो क्या है, ये 4.2 जूल्स जो है, जो कि चाहिए होता है पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीटो कैपेसिटी या हीटो कैपेसिटी। अब आगे दूसरा है कंपोजिशन ऑफ वाटर बाय मास। पहले हमने पढ़ा है कंपोजिशन ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम, तो यहाँ पर है कंपोजिशन ऑफ वाटर बाय मास। वो हम कैसे मालूम करेंगे? वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। तो पानी जो है क्या है, H2O, यानी H2O जो है ये क्या है, ये अगर हम यहाँ पर H2 क्या है, ये 1 पार्ट ऑफ यानी 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन है और टू 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। यानी पहले तो हमने बाय वॉल्यूम किया था कि यहाँ पे 2 पार्ट हाइड्रोजन के है और एक जो है ऑक्सीजन के है, लेकिन अगर हम बाय मास को देखना चाहें तो ये क्या है, फिर ये क्या है कि 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट्स ऑफ क्या है, ऑक्सीजन बाय मास है। क्योंकि अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का जो यानी वो है एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है, वो क्या है 1 है, और ऑक्सीजन का क्या है, ये मास नंबर क्या है 16, 8 जो है ये क्या है 16, यानी मास नंबर या एटॉमिक मास जो है ऑक्सीजन का है 16 और हाइड्रोजन का है 1। तो लिहाजा जोसेफ Proust experimentally proved it that hydrogen and oxygen combine to form water in the ratio of 1/8 by mass। तो ये जो है जोसेफ प्रोस्ट ने एक्सपेरिमेंटली ये साबित कर दिया कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो आपस में मिल जाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, पानी को प्रोड्यूस करते हैं, टू फॉर्म वाटर, पानी को बनाते हैं। किस रेशो से? रेशो है 1:8। तो ये बाय मास। तो सिंस द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का क्या है 1 है, एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 16, तो ऑक्सीजन का क्या है 16 है। सो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, अब हम फार्मूले की तरफ चले जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये फार्मूला क्या कहता है, क्योंकि हमने जो है मास कंपोजिशन ऑफ वाटर बाय मास मालूम करना है। अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो वाटर का है वो क्या है, H2O है। तो H2O, इसमें क्या है 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो अब जहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है वो 1.01 है। तो एटॉमिक मास ऑफ जो ऑक्सीजन है वो क्या है 16 है, दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जिस 16। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या है, इसमें 2 हाइड्रोजन है प्लस 1 ऑक्सीजन है। तो अब 2 हाइड्रोजन चूंकि है तो हाइड्रोजन जो 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है वो 1 है, प्लस जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है इसका क्या है एटॉमिक मास क्या है 16 है। तो 2 0 1 इज इक्वल टू 2 प्लस ये प्लस प्लस 16 तो ये हो जाएगा 18। तो अब ये जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या है 18 हो गया। अब यहाँ पर हमने जो है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मालूम करना है कि कितने कितने परसेंट जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी में मौजूद होता है। तो फर्स्ट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, उसको कैसे मालूम करेंगे? तो परसेंटेज किसी कंपाउंड के अंदर एलिमेंट का जो परसेंटेज है उसको मालूम करने के लिए चाहिए होता है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन हम यानी इसमें हम हाइड्रोजन का परसेंटेज मालूम कर रहे हैं जो वाटर है, तो इसमें क्या होगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को कैसे मालूम करेंगे? तो यहाँ पर ये होगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड यानी वाटर ज़रब 100, बस इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें। तो चूंकि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर 2 है, जो हमने इसको किया था 2 हाइड्रोजन है तो 2 होगा।
अब कंपाउंड का जो है मॉलिक्यूलर मास क्या है, 18 है, 18 है। इस तरह पानी यानी इसका क्या है, एक 18 है। तो वो टोटल जो वाटर इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, 18। तो इसको हमने 18 कर दिया, डिवाइड 18 पे डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई 100 हो, तो ये बाई 100 हो। तो इससे हमारा क्या रिजल्ट आएगा, 11.11% हो। तो ये क्या होगा, 11.11% क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। यानी पानी में 11.11% हाइड्रोजन मौजूद है। उसके बाद हमने मालूम करना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाई मास। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाई मास को हम कैसे मालूम करेंगे, तो हमने पहले एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट और डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ द कंपाउंड और 100। तो अब एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट हमारे पास, हमने कौन से एलिमेंट को मालूम करना है, तो हमने मालूम करना है एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन को मालूम करना है। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जो है ये क्या है, ये 16 है। तो यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये 16 है, और उसके बाद मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, तो वो क्या है, वाटर है, उसकी जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 है, 100 है। तो ये हमारे पास आएगा, इसका आंसर आएगा 88.88, 88.88%। यानी ये जो है ना 88.88% उसमें क्या है, ऑक्सीजन है। यानी उसमें क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन जो है उसमें 88.8% है, और हाइड्रोजन जो है वो कितना है, वो 11.11% है पानी में। तो ये यानी कंपोजिशन ऑफ वाटर बाय मास हो गया, कि पानी जो कंपाउंड है उससे अगर हम कंपोजिशन देखें बाय मास, तो उसमें हाइड्रोजन जो है वो कितना है, 11.11% है, और ऑक्सीजन जो है वो 88.88% है। तो अगर हम इनको आपस में जमा करें, 88.88 जो कि ऑक्सीजन का परसेंटेज है बाई मास है, और उसके साथ हम हाइड्रोजन का जमा करें, हाइड्रोजन का जो परसेंटेज बाई मास है 11.11 है। तो ये जो है ना टोटल हमारे पास इसका बनेगा, तो ये हमारे पास बनेगा 8 + 1 = 9, और 8 + 1 = 9, 8 + 1 = 9, 8 + 1 = 0.8 = 9, and 8 + 1 = 9। तो ये 99.99% जो है ना ये इसका आ गया, तकरीबन ऑलमोस्ट ये 100% के इक्विवेलेंट होता है। तो लिहाजा हमने जो है ना यहाँ पर अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है 11.11 रेशो, ऑक्सीजन का कितना है 88.88, तो ये हो गया 1.1:8 हो, 1:8। ये यहाँ पर हो गया 81:8। अब ये कैसे आ गया, ये यानी कि अगर हम जो 88 हो, 88.88 है, उसको हम 11.11 पे तकसीम करें, तो ये इससे आएगा यानी 8 हो, ये तकरीबन 8 आएगा, और उसके बाद फिर ये जो है ना ये मतलब 1 हो जाएगा, इसको काट के ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1:8 हो, तो तकरीबन 1:8 बन जाता है। तो ये 11, तो ये जो है क्या है हमारे पास 88.88 डिवाइडेड बाई 11.11, तो इससे बनेगा हमारे पास 8 आएगा। तो ये यानी 1:8 हो। तो अब इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन कितना है 1, और ऑक्सीजन कितना है 1:8 हो। तो ये 1:8 के हिसाब से ये यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी में मौजूद होते हैं। Due to high specific heat, water undergoes temperature changes very slowly as compared to other substances. तो ये बता रहे कि जो डी टू हाई स्पेसिफिक हीट, यानी हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से पानी का जो टेम्परेचर है वो बहुत यानी चेंज हो जाता है, अंडरगो टेम्परेचर चेंजेस वेरी स्लोली, बहुत स्लोली चेंज हो जाता है जो पानी का टेम्परेचर होता है। तो बाकी सब्सटेंसेस के मुकाबले यानी हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से पानी का जो टेम्परेचर है वो बड़े आराम से चेंज होते रहते हैं दूसरे सब्सटेंसेस के मुकाबले में। तो वाटर इज एबल टू ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ हीट विदाउट ए सिग्निफिकेंट राइज इन टेम्परेचर। तो वाटर की ये खसूसियत है कि वो
लॉट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी लेकिन उसकी जो टेम्परेचर है वो सिग्निफिकेंट उसमें राइज नहीं होता, यानी टेम्परेचर बढ़ता नहीं है काफ़ी जल्दी, लेकिन वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो द वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस एक्ट एज ए गेन थर्मोस्टेट। तो ये ज़मीन और ज़मीन के ऊपर जो पानी मौजूद है वो एज ए थर्मोस्टेट के तौर पर काम करता है। वो कैसे काम करता है? इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। तो ये जो ज़मीन का टेम्परेचर है उनको रेगुलेट करता रहता है। अबाउट 75% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। तो हम जानते हैं कि 75% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ है वो किसने कवर किया हुआ है? पानी ने कवर किया हुआ है, वाटर ने कवर किया हुआ है। तो इट टेक्स लॉन्गर फॉर द ओशंस टू हीट देन टू हीट इट ऑफ डस्ट फॉर द सेम टू बी हीटेड ऑफ। यानी ये जो है इट टेक्स लॉन्गर फॉर द ओशन टू हीट। पानी जो है ओशन जो होते हैं यानी समुद्री जो पानी होते हैं उनको गर्म करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत टाइम चाहिए होता है उसको, यानी लॉन्गर टाइम ओशंस को गर्म करने के लिए, हीटअप करने के लिए। और उसके मुकाबले में जो सैंड होता है उसको जल्दी गर्म होता है उसके मुकाबले में, ओशंस के मुकाबले में। इसके अलावा वाटर हाई स्पेसिफिक हीट हेल्प्स टू कीप द क्लाइमेट इन चेक एंड हेल्प्स एनिमल्स टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर मोर इजीली। तो वाटर जो है, जो हाई स्पेसिफिक हीट है, वो क्या करते हैं? क्लाइमेट को चेक करने में मदद देता है। और इसके अलावा ये जो एनिमल्स की हेल्प करते हैं तो उसकी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मुख्तलिफ एनिमल्स का भी हेल्प करता है। तो इसलिए पानी जो है ज़मीन पर बहुत अहम सॉल्वेंट है। अब हम आते प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की तरफ। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, प्योर वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड हो। तो प्योर वाटर जो है वो क्या है? कलरलेस से ऑर्डरलेस से, यानी उसका कोई रंग नहीं होता, कलरलेस होता है। ऑर्डरलेस से उसका कोई स्मेल वगैरह नहीं होता। तो टेस्टलेस से उसका कोई जायका नहीं होता। दी द टेस्ट ऑफ द वाटर इज ड्यू टू द डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड गैसेस। अगर पानी का कोई जायका है तो वो जायका किस वजह से होता है? उसका अपना जायका कोई नहीं होता, लेकिन अगर कोई जायका पानी का आ रहा है तो वो किस वजह से होता है? वो उसमें जो साल्ट्स और गैसेस जो डिजॉल्व होती है उनकी वजह से आ रहा होता है। तो इसी तरह वाटर एग्जिस्ट इन नेचर इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ। पानी जो है कायनात में तीन स्टेट्स में पाया जाता है। और वो स्टेट्स कौन से हैं? सॉलिड है, यानी अगर पानी सॉलिड फॉर्म में है तो वो बर्फ़ की सूरत में होगा, आइस फॉर्म में होगा। और अगर लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और गैस फॉर्म में भी होते हैं, और गैस की फॉर्म में ये वेपर्स की सूरत में मौजूद होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो पानी का है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी फ्रीजिंग पॉइंट से मुराद ये कि वो पॉइंट जहाँ पे पानी फ्रीज हो जाता है, जहाँ पे पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है, तो वो क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। और वो क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी अगर पानी को हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ले जाए तो पानी क्या है? बर्फ बन जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट क्या है पानी का? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी अगर हम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें, पानी यानी गर्म करें जब तक टेम्परेचर जो है 100 पे चला जाए, तो वो क्या हो जाएगा? फिर उस दौरान वो बॉयल हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है पानी का क्या है? वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सेल्सियस है। इसके अलावा प्योर वाटर इज नेचुरल इन न्यूट्रल इन लेटमस, इट डजंट चेंज द कलर ऑफ द लेटमस। तो प्योर वाटर जो है क्या है? वो न्यूट्रल होता है। और ये जो है ना लेटमस का जो कलर है उसको चेंज नहीं करता। तो ये इसका मतलब ये पानी का जो पीएच है वो फिर हम अगर ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का जो पीएच होता है वो 7 होता है। तो 7 अगर पीएच है तो वो जो लिक्विड होगा वो न्यूट्रल होगा। और अगर 7 से ऊपर है तो बेसिक होगा। अगर 7 से नीचे है तो फिर वो एसिडिक कंडीशन में होगा। लेकिन पानी क्योंकि न्यूट्रल है तो लिहाजा उसका पीएच भी 7 होगा। अगर हम पानी में तेजाब डालेंगे तो उसका पीएच 7 से कम हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा। और पानी में अगर हम बेस डालें तो वो फिर उसका जो पीएच 7 से बढ़ जाएगा और फिर वो बेसिक सोल्यूशन फिर बनेगा। प्योर वाटर हैज मिनिमल इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बट its conductivity increases as electrolyte यानी salt is dissolved in it। तो ये बता रहे कि ये प्योर वाटर है,
इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कम से कम होती है, मिनिमल होती है। लेकिन उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है अगर उसमें से कोई इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व करे, कोई साल्ट, यानी जिस तरह अगर हम कोई साल्ट को डिजॉल्व करें उसमें, जिस तरह हम साल्ट है, किसी साल्ट को डिजॉल्व करें, मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड है, तो ये क्या है, एक साल्ट है, अगर हम उसको पानी में डिजॉल्व करें तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा वाटर इज ए पोलर मॉलिक्यूल, पानी क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो अब इसकी खूबी ये है कि ये चूंकि पोलर है तो लिहाजा पोलर सॉल्वेंट्स को ही ये डिजॉल्व करता है, जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनको ये डिजॉल्व नहीं करता। प्योर वाटर हैज डेंसिटी ऑफ 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो प्योर वाटर जो होता है उसकी डेंसिटी है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इट हैज़ अ हीट कैपेसिटी ऑफ 4.18 जूल पर ग्राम सेल्सियस। तो जो हीट कैपेसिटी है जो वाटर की है वो क्या है, 4.18 जूल पर ग्राम सेंटीग्रेड। इसके अलावा वाटर कंडक्ट्स हीट मोर इजिली देन एनी अदर लिक्विड। तो पानी जो है ये इजिली हीट को कंडक्ट करते हैं दूसरे सॉलिड्स के मुकाबले में। वाटर हैज़ अ हाई सरफेस टेंशन, इसकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर is 6 kilojoule per mole, while the latent heat of vaporization of water is 41 ठीक है 41 किलो जूल पर मोल एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो लेटेंट हीट है फ्यूजन ऑफ वाटर ये क्या है, 6 किलो जूल पर मोल है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, अब ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ऑफ वाटर है, यहाँ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर है, ये 41 किलो जूल पर मोल है, और ये क्या है, 6 किलो जूल पर मोल है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, अब हमने पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है, अब हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो फर्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर इज थर्मली स्टेबल कंपाउंड। थर्मली जो ना पानी क्या है, एक स्टेबल कंपाउंड है। दिस इज बिकॉज की वजह यह है कि ओनली 1% ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स, यानी 1% इसकी जो मॉलिक्यूल है डिकम्पोज इनटू इट्स कंपोनेंट्स। यानी पानी को अगर हम गर्म करें काफ़ी हद तक, तो ये क्या है, उसके जो 1% मॉलिक्यूल है सिर्फ वो डिकम्पोज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, 1% मॉलिक्यूल सिर्फ वो डिकम्पोज इनटू इट्स कंपोनेंट्स, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज जाते हैं अगर हम पानी को 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें। अब ये हमने पानी लिया हुआ है, यहाँ पर ये पानी है, तो अगर हम इसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को गर्म करें तो उससे क्या पैदा होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पैदा होंगे, यानी 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 1 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन पैदा होंगे। तो ये भी क्या होगा, ये सिर्फ 1% जो है ना इसकी डिकम्पोजिशन होती है, सिर्फ 1% हो, इसलिए ये कहते हैं कि पानी जो है वाटर इज थर्मली स्टेबल कंपाउंड। तो अगर ये थर्मली स्टेबल ना होता, थर्मल समझ दिए कि हम जब इसको गर्म करते हीटअप करते तो उसको उसके यूज़ करते कि थर्मली, यानी हमने इसको हीटअप किया, तो हीटअप करने के बाद अगर ये सारा डिकम्पोज होता तो हम फिर ये कहते कि थर्मली स्टेबल नहीं है। लेकिन चूंकि ये सिर्फ 1% जो है ना सिर्फ डिकम्पोज होता है, पानी जो है अगर हम इसको गर्म करें 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें तो ये सिर्फ 1% डिकम्पोज होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि पानी थर्मली स्टेबल कंपाउंड है। उसके बाद रिएक्शन विद मेटल्स। तो पानी का रिएक्शन जो है मेटल्स के साथ कैसा होता है, वाटर रिएक्ट्स विद मेटल्स इन नंबर ऑफ वेज, द डिग्री ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड्स अपॉन देयर पोजीशन इन द reactivity series. Reactions with alkali metals, sodium and potassium, which are alkali metals, reacts with cooled water forming sodium hydroxide, potassium hydroxide and produce hydrogen gas. तो reaction of with alkali metals, सोडियम चूंकि alkali metal है, पोटाशियम चूंकि alkali metal है, तो इसका जो रिएक्शन पानी के साथ होता है वो हो जाता है कोल्ड वाटर। अगर हम ठंडे पानी के साथ इसको मिलाएंगे
तो क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा और साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। और जिस तरह ये सोडियम अल्कली मेटल है, इसको पानी के साथ मिलाया हुआ है, तो ये क्या होगा, फिर इससे क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा और हाइड्रोजन भी निकलेगा। दूसरा है पोटाशियम मेटल, क्योंकि ये भी अल्कली मेटल है, इसको गर्म पानी के साथ मिलाएंगे तो इसके दरमियान में रिएक्शन होगा और रिएक्शन के नतीजे में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इसके साथ साथ हाइड्रोजन भी लिबरेट होगा। उसके बाद है रिएक्शन विद अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो पानी अल्कली मेटल्स के साथ साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। अब यहाँ पर कैल्शियम जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसे कैल्शियम है, ये रिएक्ट्स विद वाटर ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल जो कैल्शियम है, इसको अगर पानी के साथ मिलाएंगे तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ साथ हाइड्रोजन लिबरेट होगा। इस तरह जिंक एंड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम, नॉट विद कोल्ड वाटर बल्कि हॉट वाटर। तो जिंक जो है ये क्या है, ये यानी पहले फुर्सत में हमने यहाँ पर देखा था कि कैल्शियम रिएक्ट्स विद वाटर इन हीटिंग। तो ये भी जो हम कैल्शियम को पानी के साथ मिलाएंगे, उसको हीटअप करेंगे, उसके नीचे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और इसी तरह जिंक को भी अगर मैग्नीशियम, इन दोनों को भी अगर हम रिएक्ट करवाएंगे स्टीम के साथ हम, यानी गर्म हॉट वाटर के साथ हो, तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेंगे और साथ हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होगी। तो ये मैग्नीशियम प्लस वाटर इट रिएक्ट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस लिबरेट हाइड्रोजन गैस। Similarly, 2 moles of zinc reacts with 2 mole of water to produce 2 mole of zinc oxide and liberate 2 moles of hydrogen. तो ये उसका रिएक्शन था पानी का अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ। उसके बाद है स्टीम रिएक्ट्स विद रेड हॉट आयरन टू फॉर्म द मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो स्टीम जो है, ये यहाँ पर स्टीम में पानी, यानी यहाँ पर गैस, जी का मतलब है गैस, तो ये स्टीम है। तो अगर हम इसको रेड हॉट आयरन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा, ये 3 moles of iron reacts with 4 moles of water steam produce iron oxide plus 4 mole of hydrogen will be liberated. तो ये पानी जो है in the form of steam or in the form of cold conditions, they react some with different elements. But we have seen that in each case, water is liberating hydrogen gas. In each case, we can say, in each reaction, we can see that it's liberating hydrogen gas. Other metals, for example, copper, mercury, gold, and platinum, don't react with water at ordinary condition. यानी ये जो मेटल्स है, जैसे कॉपर है, मर्करी है, गोल्ड है और प्लाटिनम है, ये पानी के साथ आम हालात में रिएक्शन नहीं कर जाते, बल्कि अगर इसको पानी से रिएक्ट करवाना है तो एक खास कंडीशंस जो उनके लिए चाहिए होते, तो जिसमें वो रिएक्शन कर जाते। लेकिन आम हालात में ऑर्डिनरी जो कंडीशंस है उसमें रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ। रिएक्शंस विद नॉन मेटल्स, अब पहले हमने मेटल्स का पढ़ा है कि पानी, उसके साथ जो पानी का रिएक्शन था, हम पढ़ेंगे रिएक्शंस विद नॉन मेटल्स, यानी पानी का जो रिएक्शन है वो नॉन मेटल के साथ हम पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर वाटर रिएक्ट्स विद नॉन मेटल्स डिफरेंट कंडीशंस टू फॉर्म नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो पानी जो है नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्शन कर जाता है डिफरेंट कंडीशंस में। तो अब उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट नॉन मेटल है वो क्लोरीन है। तो क्लोरीन जो है क्या करता है, क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। तो अब ये क्या ये बता रहे हैं कि जो क्लोरीन गैस है ये रिएक्ट विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है, और जब ये रिएक्शन कर जाते हैं तो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा करता है।
और साथ साथ वो HOCl हाइपोक्लोरस एसिड पैदा करता है। तो ये दो जो चीज़ें पैदा हो जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरिक एसिड, यानी यहाँ पर ये रिएक्शन दिखाया गया है कि ये क्लोरीन गैस है, ये पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है और उसके नतीजे में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरस एसिड पैदा हो जाता है, HCl और HOCl। दी हाइपोक्लोरस एसिड इज अनस्टेबल। ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये क्या है, अनस्टेबल होता है। इट रेडिली प्रोड्यूसेस द एटॉमिक ऑक्सीजन which can decolorize and kill the germ by oxidation। तो ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये इंतहाई अनस्टेबल है। ये क्या करता है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन पैदा करता है और ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो है ना डीकलराइज और किल जर्म्स बाई। तो ये क्या कहते हैं, जर्म्स जो होते हैं जरासीम उनको किल करता है बाई ऑक्सीडेशन के जरिए से। और वाइट क्लोरीन एक्ट्स एज ए बोथ ब्लीचिंग एजेंट एंड जर्मसाइड। तो वाइट क्लोरीन जो है वो भी एज ए ब्लीचिंग के तौर पर, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। अब यहाँ पर ये जो HOCl है ये क्या है, अनस्टेबल है और ये क्या करता है, HCl में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या पैदा, ऑक्सीजन पैदा करता है, एटॉमिक ऑक्सीजन। तो ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है, जिस तरह हम पहले पढ़ चुके हैं, ये एटॉमिक ऑक्सीजन जो पैदा हो जाता है तो ये क्या करता है, ये जर्म्स को मार देता है ऑक्सीडेशन के जरिए से। यानी वो जर्म्स के ऊपर अटैक करके उसको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, तो फिर इसके नतीजे में वो मर जाते हैं। उसके बाद रिएक्शन विद कार्बन। तो विद स्टीम is passed or red hot carbon, a mixture of hydrogen and carbon monoxide known as water gas is produced। तो पानी का जो कार्बन के साथ रिएक्शन है वो किस तरह होता है, तो ये कह रहे कि अगर हम स्टीम जो है यानी जो वाटर है उसको हम पास करें रेड हार्ड कार्बन में, तो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये कार्बन है, रेड हार्ड कार्बन है, ये स्टीम है, तो इसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस पैदा हो जाती है और इसको कहते हैं वाटर गैस। Reaction with silicon. Silicon at a very high temperature reacts with steam to form silicon oxide, commonly known as a silica and hydrogen। तो सिलिकॉन जो है ये क्या करते हैं, ये पानी के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं और उसके नतीजे में सिलिका और हाइड्रोजन गैस पैदा हो जाता है। ये सिलिका है, SiO2 और हाइड्रोजन गैस पैदा हो जाता है। इस तरह रिएक्शन में सल्फर, तो स्टीम रिएक्ट्स विद सल्फर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो है सल्फर के जो 3 मोल है वो रिएक्शन कर जाते हैं 2 मोल्स ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन सल्फाइड, 2 moles of hydrogen sulfide and 1 mole of sulfur dioxide। So this is the balance of chemical equation। Reactions with metallic oxides। So water reacts with metallic oxides forming bases metal hydroxides। तो reaction with sodium oxide। Water reacts with sodium oxide forming sodium hydroxide। तो ये सोडियम ऑक्साइड के साथ अगर हम वाटर को मिला लें तो उसके नतीजे में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। इसी तरह रिएक्शन ऑफ वाटर विद कैल्शियम ऑक्साइड। वाटर रिएक्ट्स विद कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम पानी के साथ मिलाएंगे तो ये रिएक्शन कर जाएगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा।
So in this case, 1 mole of calcium oxide with 1 mole of water to produce 1 mole of calcium hydroxide. This is the symbol of reversible reaction. So we can say because this reaction taking place in the forward directions, and we will again convert this calcium hydroxide into calcium oxide and water at specific conditions. Reaction with non-metal oxide. Water reacts with non-metal oxide to form acids. Reaction with carbon dioxide. वाटर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मिंग द कार्बोनिक एसिड। यहाँ पर पानी जो है ये एक मोल ऑफ पानी जो वाटर है वो रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल के साथ टू प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड 1 मोल ऑफ कार्बोनिक एसिड। दिस इज आल्सो द reversible reaction. Similarly, reaction with nitrogen peroxide. Water reacts with nitrogen peroxide to produce nitric acid and nitrous acid. अब ये वाटर है इन्होंने NO2 के साथ रिएक्ट किया हुआ है 1 mole of water with 2 moles of NO2 to produce nitric acid HNO3 and nitrous acid HNO2. So it should be noted that this is HNO3, it's a nitric acid, this is HNO2 and this is the nitrous acid. So this is the HNO3, this is a nitric acid and this is HNO2 and nitrous acid. Reaction with sulfur trioxide. Water reacts with sulfur trioxide forming sulfuric acid. तो यहाँ पर ये पानी जो है यानी L का मतलब है लिक्विड फॉर्म में, तो यहाँ पर ये जो L लगा होता है इसका मतलब ये लिक्विड फॉर्म, यानी ये अगर यहाँ पर G लगा होता तो फिर गैस फॉर्म में होता, यानी स्टीम की फॉर्म में होता है पानी, और अगर L लगा होता है तो उसका मतलब ये पानी लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ पर भी पानी 1 मोल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर गया, तो ये इसके नतीजे में 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होते हैं? It is defined as the reaction in which HOH bond of water molecule is broken down by the action of salt and water. तो हाइड्रोलिसिस क्या चीज़ है? हाइड्रोलिसिस जो रिएक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? ये वो रिएक्शन होते हैं जिसमें H और OH बॉन्ड जो होता है, H और OH के दरमियान में जो बॉन्ड है यानी बॉन्ड है ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये इसको छोड़ दिया जाता है, ब्रोकन डाउन विद एक्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर विद वाटर। यानी अगर हम सॉल्ट को पानी में डाल दें तो उसके नतीजे में जो HOH बॉन्ड होता है, यानी ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है H OH के दरमियान में, ये टूट जाता है। तो ये टूट जाता है, और जब ये टूट जाता है when the salt is added to the water, the solutions become basic or acidic due to hydrolysis or reaction. तो जब हम सॉल्ट को पानी में ऐड करते हैं तो पानी या तो एसिडिक कंडीशन में चला जाता है या बेसिक कंडीशन में चला जाता है। तो इन दिस रिएक्शन dissolved salt reacts with water turning solution basic acidic due to bond breakage of water. यानी ये जो बॉन्ड है HOH के दरमियान में, ये अगर टूट जाए ये वाला बॉन्ड, तो उसके नतीजे में क्योंकि ये जब टूटेगा तो फिर हम जब सॉल्ट ऐड करेंगे तो तभी ये बॉन्ड टूटेगा, और जब ये टूट जाता है तो ये H और OH में पानी जो है डिवाइड हो जाता है। और जैसे यहाँ पर कहा गया इन दिस रिएक्शन डिजॉल्व सॉल्ट्स रिएक्ट विद वाटर, तो सॉल्ट्स जो है वो पानी के साथ रिएक्शन कर जाता है, और जिसके नतीजे में सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक बन जाता है, क्योंकि वो जो बॉन्ड होता है वो पानी का वो टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड। Actually, the hydrolysis reaction is the reverse of neutralization reaction. Hydrolysis जो reaction है वो neutralization reaction का reverse phenomena है। When the salts of you can say when the salts of weak acid and strong base react with water, जब salts of weak acid और strong base हो, यानी वो salt जिसमें strong base हो और weak acid हो, तो वो अगर पानी के साथ रिएक्शन कर जाए तो when the salt of weak acid and strong base react with water, बेसिक सोल्यूशन बन जाता है, बेसिक सोल्यूशन इज फॉर्म्ड। क्योंकि बेसिक सोल्यूशन इसलिए बनता है क्योंकि जहाँ पर जो बेस है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये फिर बेसिक सोल्यूशन बन जाता है।
और अगर साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस, यहाँ पर वीक बेस है, ये रिएक्शन कर जाए तो उसके नतीजे में पानी के साथ रिएक्शन कर जाए तो उसके नतीजे में एसिडिक सोल्यूशन बन जाता है, क्योंकि ये जो एसिड है वो स्ट्रांग है। तो एसिडिक सोल्यूशन बन गया। और जैसे ये यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर ये CH3COOH सोडियम एसीटेट plus water, and this is CH3COOH, which is a weak acid, and this is the NOH, this is strong base. So we can say, so this is the salt of, we can say, strong base. This is salt of strong base, liquid water to produce, we can say, strong base, basic solutions, and this is the, we can say, the salt of strong acid to produce, we can say, acidic solution. This is, we can say, HCl. So NH4Cl plus H2 to produce NH4OH plus HCl. So this is strong acid, and this is the weak base. So this is solution of strong acid. This is strong acid with salts of strong acid, because I think it is the derived from the Cl is derived from HCl. So we can say, because in HCl we can see that in HCl, this is HCl. So Cl is present in HCl. This is a strong acid. So the Cl is taken from HCl. So in this case we can say that this is a salt of strong acid, because this is a strong acid. So and it produces strong acidic solutions, because strong acid is produced here, and this is ammonium hydroxide, which is a weak base. Chemistry helps to maintain a clean swimming pool. Chlorine is one of the most commonly used disinfectant for water disinfection. Chlorine can be applied for killing most microorganisms. Chemistry helps to maintain a clean swimming pool by killing bacteria and other microorganisms by using chlorine based disinfection. It can be easily applied, measured and controlled. It is fairly persistent and तो ये बता रहे कि जो केमिस्ट्री है ये स्विमिंग पूल को भी साफ जो है होने में हेल्प करता है। तो कैसे साफ करते हैं स्विमिंग पूल को? क्लोरीन जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट है। अगर हम पानी को यानी मुख्तलिफ जो जर्म्स होते हैं उनसे पाक करना चाहे, उसे साफ करना चाहे, तो क्लोरीन जो है ये बेहतरीन डिसइंफेक्टेंट है, यानी पानी को जरासीम से पाक करता है। अगर हम क्लोरीन को पानी में डालें तो क्लोरीन कैन बी अप्लाइड फॉर किलिंग मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लोरीन को जब पानी में डालते हैं तो वो मुख्तलिफ किस्म के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किल करता है। तो केमिस्ट्री हेल्प्स टू मेंटेन अ क्लीन स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में भी हम क्लोरीन को डालते हैं, फिर उससे क्या होता है, स्विमिंग पूल में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, किल हो जाते हैं। तो अगर हम क्लोरीन को इस्तेमाल करें, इट कैन आल्सो इजीली बी अप्लाइड, मेजर्ड एंड कंट्रोल्ड। तो ये क्लोरीन को हम इजीली डाल सकते हैं पानी में, इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। इट इज फेयरली प्रेजेंट एंड relatively cheap. Chlorine has a number of applications such as the killing of pathogens in the drinking water, swimming pool and wastewater, for the disinfection of household areas and for textile bleaching, etc. Chlorine itself does not kill when it is added into water, but it reacts with water to form hypochlorous acid and hydrochloric acid. तो क्लोरीन को जब हम स्विमिंग पूल वगैरह में डालते हैं तो ये क्या करते हैं, ये बजाते खुद जो है ना जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको किल नहीं करता। क्लोरीन जो है ना इटसेल्फ डजंट किल, यानी अगर हम इसको पानी में ऐड करें
तो बल्कि ये जो है ना पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, HCl और HCl बनाता है, यानी क्लोरीन को अगर हम पानी के साथ मिला लें तो ये हाइपोक्लोरस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है। तो ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है इज अनस्टेबल, तो दिस हाइपोक्लोरस एसिड अनस्टेबल, इट रेडिली प्रोड्यूसेस द एटॉमिक ऑक्सीजन। तो ये हाइपोक्लोरस एसिड ये क्या है, अनस्टेबल है, और ये फौरन फिर ये क्या पैदा करता है, ये HCl और एटॉमिक ऑक्सीजन पैदा करता है। तो ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है विच कैन ब्लीच द डाई एंड किल द जर्म बाय ऑक्सीडेशन। तो ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये जर्म्स के ऊपर के साथ मिल के उनको ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, तो उसके नतीजे में जो मुख्तलिफ किस्म के जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। When the amount of chlorine is increased, अगर हम amount of chlorine को increase करें स्विमिंग पूल में तो फिर क्या होता है, इनके काज हो आई इरिटेशंस हो, यानी क्लोरीन की भी स्विमिंग पूल में खास मकदार डालनी चाहिए। अगर हम उसको बढ़ाएंगे तो फिर उससे आई इरिटेशन होगी। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इन स्विमिंग पूल इज 0.8 or 0.5 ppm. You can say this is a ppm, this is a milligram per decimeter cube, से ppm। एंड मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन क्लोरीन की है 1.5 ppm, यानी ये मिलीग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर का मतलब है ppm। तो ये जो है मैक्सिमम क्या है 1.5 ppm और मिनिमम कितनी क्वांटिटी डालनी चाहिए 0.5 ppm। Water is a solvent. Water is the best known solvent. It can dissolve more substances than any other solvent. तो वाटर जो है हम इसको सॉल्वेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और ये जो है ना ये बेस्ट नोन सॉल्वेंट है। पानी जो है ये बेस्ट नोन सॉल्वेंट है, अनर्थम सो यू कैन से, और इनके इट कैन डिजॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर सॉल्वेंट। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हल करने की सलाहियत रखता है। ड्यू टू दिस फैक्टर, इस खूबी की वजह से इट इज टर्म एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो फॉर मेनी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं उसके लिए उनको हल करने की सलाहियत पानी में मौजूद है। तो दिस प्रॉपर्टी इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। ये जो खसूसियत है पानी की ये बहुत अहम है, बट सम टाइम इट बिकम यू कैन से नुसेंस फॉर अस because mostly salts pollutants dissolve in water and is the cause of water pollution। तो यानी चूँकि पानी एक ऐसा सॉल्वेंट है जो मुख्तलिफ किस्म के जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हल करने की सलाहियत रखता है, लेकिन चूँकि ये जो सलाहियत है ये फ़ायदेमंद भी है और बाज़-औक़ात नुकसान का भी बायस बनता है, क्योंकि पानी जो है बाज़-औक़ात ना जो ये जो पॉल्यूटेंट्स है यानी जो मोस्टली साल्ट्स है जो पॉल्यूटेंट्स का बायस पोल्यूशन का बायस बनते हैं उनको हल कर लेते हैं अपने अंदर। तो जब हल कर ले तो पानी पॉल्यूट हो जाता है। तो ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है ऑफ वाटर दैट डिजॉल्व मोर और लेस ऑफ एवरीथिंग इज ड्यू टू दी फॉलोइंग रीजंस। ये पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो पानी चूँकि पोलर है तो ये जो पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है या इस पोलैरिटी की वजह से ये मुख्तलिफ किस्म की जो सब्सटेंसेस उनको हल करने की सलाहियत रखता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर ये भी एक वजह है, रीज़न है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये पोलैरिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये चीज़ें जो है ना ये क्या है, ये मतलब वो डिजॉल्व जो पावर है पानी की जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को ये इन तीन चीज़ों की वजह से होती है, पोलैरिटी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो फर्स्ट है पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो खसूसियत है पानी की जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के जो सब्सटेंसेस उनको डिजॉल्व कर लेते हैं। द वाटर मॉलिक्यूल हैज़ अ पोलर स्ट्रक्चर, यानी पानी का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, पोलर होता है इसका स्ट्रक्चर। द हाइड्रोजन ऑन वन एंड द वाटर मॉलिक्यूल इज पार्शली पॉजिटिव। हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पार्शल पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज होता है, वाइल द ऑक्सीजन ऑन द अदर हैंड पार्शल नेगेटिव चार्ज। और जो ऑक्सीजन होता है पानी में उसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है। इट इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये जो पार्शल जो चार्जेस है ये किस वजह से होती है,
ये होती है D2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यानी ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.5 है और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है। यानी ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये क्योंकि ये 2.1 है कम है और ऑक्सीजन की ज़्यादा है 3.5 है, तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इसकी वजह से इनके ऊपर पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं। Because of this polar structure, water is an excellent solvent for ionic solutes, such as mineral salts, mineral acid and bases. तो ये जो पोलर स्ट्रक्चर है ये इसकी वजह से पानी जो है ना ये बहुत ज़बरदस्त सॉल्वेंट है जो अयानिक हो और जो इस अयानिक सॉल्यूट्स को हल करने के लिए such as ionic salts कौन से such as mine salts or mineral salts or bases। तो when an ionic compound is added into water, जब हम किसी ionic compound को पानी के अंदर ऐड करते हैं तो क्या होता है oppositely charged ions are surrounded by water molecules। तो oppositely charged ions होते हैं वो वाटर सराउंड मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेते हैं। तो दिस positively charged ions of ionic compounds are pulled by water molecules and it becomes soluble in water। तो जब अयानिक कंपाउंड को हम पानी में ऐड करते हैं तो अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं वो यानी क्या करते हैं पानी मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर लेते हैं। तो ये जो अपोजिटली जो चार्ज आयंस होते हैं अयानिक कंपाउंड के ये वाटर मॉलिक्यूल जो है उसको पुल्ड कर लेते हैं अपनी तरफ खींच लेते हैं और जिसकी वजह से ये पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये फॉर एग्जांपल ये जो कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल कंपाउंड्स आर पुल्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम सॉल्युबल in water। For example, sodium chloride, potassium chloride, sodium carbonate, these are soluble in water। When ionic compound such as sodium chloride is added into water, the sodium ions of NaCl, the sodium ion of NaCl is attracted towards the partial negative charge of water। तो जब हम सोडियम क्लोराइड को यानी कंपाउंड जिस तरह के सोडियम क्लोराइड है तो अगर हम इसको हम पानी में हल करेंगे जब हम इसको पानी में डिजॉल्व करेंगे तो जो सोडियम आयन है ऑफ सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है ये क्या है यानी ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ वाटर जो है जो ऑक्सीजन के ऊपर होता है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। यानी जो सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम आयन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको जो है ना जो पानी के जो पोलर नेगेटिव पोल है जिस जो यानी कि जिसके ऊपर जो ओ का होता है ऑक्सीजन का होता है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। while the तो अब इसका अगला है कि while the chloride ions is attracted towards the partial positive pole in hydrogen of water molecule। तो अब सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम आयन है वो कौन पुल करेगा वो ऑक्सीजन जो है उसको अपनी तरफ पुल करेगा यानी पानी का जो ऑक्सीजन है उसको पुल करेगा। तो इसी तरह जो पानी का जो हाइड्रोजन है वाटर का जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है उसके ऊपर क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव पोल होता है। तो ये क्लोराइड आयन जो है जो यानी सोडियम क्लोराइड के होंगे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो फिर क्या होगा द अयानिक बॉन्ड्स ब्रेक डाउन इन सोडियम क्लोराइड। तो जब ये अट्रैक्शन होगी तो फिर क्या होगा सोडियम क्लोराइड के दरमियान में जो सोडियम और क्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा टूट जाएगा। तो जिसके नतीजे में विच काजेस द सोडियम क्लोराइड टू स्प्लिट इन वाटर एंड डिसॉल्व्स। तो जिसके नतीजे में जो सोडियम और क्लोराइड है वो स्प्लिट हो जाएगा और फिर वो पानी में हल हो जाएगा। The water molecules orient in such a way that the negative poles are towards the positive ions। पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो इस तरीके से ओरिएंटेशन इसकी होगी कि जो नेगेटिव पोल है वो क्या करेगा
वो यानी पॉजिटिव आयंस की तरफ होंगे, यानी पानी का जो नेगेटिव पोल होगा यानी कि जिस तरह ऑक्सीजन का है तो वो ओरिएंट करेगा सोडियम यानी कि क्लोराइड में सोडियम की तरफ यानी पॉजिटिव आयंस की तरफ। तो सिमिलरली जो पॉजिटिव पोल ऑफ वाटर है जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा ओरिएंट देमसेल्व्स अराउंड दी नेगेटिव आयंस, यानी सोडियम क्लोराइड के केस में जो क्लोराइड है उसके ऊपर क्या करेगा उसकी तरफ ओरिएंट होगा यानी उसका झुकाव होगा। ए हाइड्रेशन शेल इज फॉर्म्ड अराउंड आयंस, तो फिर पानी क्या करेगा ये एक हाइड्रेशन शेल बनाएगा उस उन आयंस के इर्द गिर्द विच प्रिवेंट्स सोडियम एंड क्लोराइड फ्रॉम अट्रैक्टिंग ईच अदर। तो वो जो एक यानी पानी क्या करेगा जब एक हाइड्रेशन शेल बनाएगा तो ये हाइड्रेशन शेल जो है ना ये सोडियम और क्लोराइड को आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होने से बचाएगा, यानी सोडियम और क्लोराइड उस जो अट्रैक्टिव हाइड्रेशन पुल शेल होगा उसकी वजह से एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट नहीं होंगे, ये अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी और फिर वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर यानी ये क्या है वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या है H2O यानी ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस वाटर मॉलिक्यूल में जो यहाँ पर जो H आयन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ये भी इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और जो ऑक्सीजन है वाटर में उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये मतलब वो जो पॉजिटिव आयन्स है यानी जिस तरह सोडियम है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिस तरह ये अट्रैक्शन दी गई है तो ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो इसी तरह ये यानी सारी जो एक जो हाइड्रेशन शेल है ये हाइड्रेशन शेल जो है ना जिसको हमने भी पढ़ा है तो ये हाइड्रेशन शेल जो क्या बनाएगा सोडियम जो आयन है उसके इर्द गिर्द एक हाइड्रेशन शेल बन जाएगा, यानी सोडियम आयन को जो पानी के मॉलिक्यूल्स है ये सारे जो है ठीक है इन्होंने घेर लिया यानी इर्द गिर्द शेल बना दिया। अब जब ये शेल बना दिया तो फिर अब क्लोराइड आयन जो है उसकी तो मजाल ही नहीं कि वो सोडियम को आपस यानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, क्योंकि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने उनके इर्द गिर्द एक हाइड्रेशन शेल बना दिया, एक दीवार बना दी है। तो फिर तो क्लोराइड की जो एक्सेस है यानी जो अट्रैक्शन है वो सोडियम की तरफ ख़त्म हो गई। तो इसी तरह ये जो है यानी यहाँ पर ये भी दिखाया गया है कि यहाँ पर भी ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ये देखें ना इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स है तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर है हाइड्रोजन के ऊपर है। तो इसी तरह ये जो हाइड्रोजन तो ये भी क्या है सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है ये सारा कुछ है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है पहले होता है। तो ये फिर क्या होता है इसमें सोडियम और क्लोरीन के दरमियान में क्लोराइड के अंदर अट्रैक्शन होती है तो सोडियम क्लोराइड होता है। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल जब हम सोडियम क्लोराइड को पानी में हल करते हैं तो नतीजे में क्या होता है क्लोराइड आयंस जो सोडियम आयंस है उनको भी वाटर मॉलिक्यूल्स हों ये सारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको हाइड्रेट कर लेता है, उनके इसके इर्द गिर्द शेल बना लेता है, उसके इर्द गिर्द दीवार बना लेता है। इस तरह जो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्लोराइड आयन जो है ये क्लोराइड आयन है इसके इर्द गिर्द भी वाटर मॉलिक्यूलों ने हाइड्रेशन शेल बनाया हुआ है यानी उसको घेरा हुआ है। क्लोराइड आयन को भी पानी के मॉलिक्यूलों ने घेरा हुआ है हर तरफ। तो अब ये क्या करेगा जब ये अब लेकिन इस केस में चूंकि क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उस सूरत में ये जो पॉजिटिव चार्ज है यानी पॉजिटिव चार्ज जो होगा ना उसका हाइड्रोजन का ये उसको अट्रैक्ट करेगा क्लोराइड को अपनी तरफ, ना कि ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो वो सोडियम को अट्रैक्ट करेगा और जो हाइड्रोजन है वो क्लोराइड आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो उसके इर्द गिर्द जिसकी वजह से पानी की जो मॉलिक्यूल है उसके इर्द गिर्द क्या बनाएंगे हाइड्रेशन शेल बनाएंगे, उसके इर्द गिर्द हाइड्रेशन शेल बनाएंगे। तो अभी हाइड्रेशन शेल की वजह से ये जो क्लोराइड आयंस है और सोडियम आयंस है यानी ये सोडियम है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जब अलग हो जाते हैं तो उसके दरमियान में बॉन्ड टूट जाता है और एज ए रिजल्ट नतीजे के तौर पर वो पानी में हल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है डिजॉल्विंग सोडियम क्लोराइड इन वाटर। तो इस तरीके से जो सोडियम क्लोराइड है वो पानी में हल हो जाते हैं। ये तो था पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब अगला है क्या है अगला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। तो वाटर मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स।
यानी पानी का जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर मुश्तमिल होता है। द हाइड्रोजन ऑन वन एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज पार्शली पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन जो क्या होता है पानी में वो पार्शली पॉजिटिव होता है, व्हाइल द ऑक्सीजन इज ऑन द अदर हैंड इज पार्शली नेगेटिव। तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसी तरह जो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो, नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर चूंकि नॉन बॉन्डिंग electrons, water molecules forms 4 hydrogen bonds with the other water molecules। तो चूंकि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी प्रेजेंस ऑफ टू नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर चूंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से फिर वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द अदर वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो मतलब जो टू नॉन बॉन्डिंग हो, ये टू नॉन बॉन्डिंग हो इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या है, ये इसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हो क्या बना लेते हैं, फोर यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब यहाँ पर ये क्या है वाटर मॉलिक्यूल एक हो, तो यहाँ पर ये जो है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये उसके साथ इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है। ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरह ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जो इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनाया हुआ है, इस तरह ये भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी बॉन्ड बना हुआ है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल जो है ना बाकी 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए से मुंसलिक हो जाते हैं। तो these water molecules are arranged in a tetrahedral manner। तो अब ये जो 4 बॉन्ड बना लेता है एक वाटर मॉलिक्यूल बाकी 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो वो क्या हो जाता है, तो फिर ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेक्स वाटर यूनिक हो, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये वाटर को क्या करता है, यूनिक बना लेता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। दिस इज ए हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर। Covalent compounds which have polar ends also form hydrogen bonds with water। तो covalent compound जो होते हैं वो उसकी भी एंड जो होते हैं वो पोलर होते हैं, तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ बना लेते हैं। This behavior enable water to dissolve some of the covalent compounds having a hydroxyl group very easily। तो अब ये जो है तो इस वजह से जो यानी कि जो ये जो बिहेवियर है, यानी कौन सा बिहेवियर, पोलर बॉन्ड का जो भी पोलर एंड जो होते हैं यानी सम जो कोवलेंट कंपाउंड्स है उसके जो एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं। तो ये जो बिहेवियर है ये क्या करता है, ये पानी को एबल बनाता है, काबिल बनाता है कि उसको हल करे, उसको कोवलेंट कंपाउंड्स को हल करें। तो स्पेशली जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं यानी आसानी के साथ, मिसाल के तौर पर ये जो शुगर है C12H2211, तो शुगर है अल्कोहल यानी कि मिथाइल अल्कोहल जिस तरह के है C3OH, तो ये विल डिजॉल्व इन वाटर इजीली। तो इसमें चूंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो ये पानी इसको इजीली हल कर लेता है। इसके अलावा बिसाइड दिस नंबर ऑफ कोवेलेंट सब्सटेंसेस सच एज अल्केन्स, अल्कीन्स, बेंजीन, ईथर्स एटसेट्रा हैव नो पोलर बॉन्ड्स। These molecules are non-polar in nature, so they are insoluble in water। अब पानी जो है, पानी क्या है, पोलर कंपाउंड है, और ये जो चीज़ें हैं सब्सटेंसेस हैं अल्केन्स, अल्कीन्स और बेंजीन, ईथर वगैरह, ये क्या है, नॉन पोलर है। तो ये नॉन पोलर है, इनके एंड नॉन पोलर होते हैं, तो इस वजह से ये पानी में हल नहीं होते, क्योंकि पानी पोलर है और ये नॉन पोलर है। तो पोलर जो है नॉन पोलर को सब्सटेंसेस को हल नहीं करता, तो ये क्या इस वजह से ये जो है ना पानी में हल नहीं होते हैं। तीसरा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज बेस्ड ऑन द Coulomb law in which the force of attraction between two oppositely charged bodies acts in y is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them।
अभी बता रहे कि जो डाइलेक्ट्रिक यानी कांस्टेंट की जो खूबी है जिसकी वजह से पानी मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को हल करने की सलाहियत रखता है, तो ये क्या है, जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्वालिटीज़ है, ये इसका जो एक इस पे इसका दारोमदार होता है कोलम्बिक लॉ के ऊपर इनका दारोमदार है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज बॉडीज, मिसाल के तौर पर एक्स और वाई दो अपोजिटली चार्ज बॉडीज है, तो इसके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। यानी प्रोडक्ट, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ दी two bodies, the product of charged bodies, and inversely proportional to the square of the distance between them. तो ये जो स्क्वायर हो यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो लिहाजा जो यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इस बेस्ड ऑन द कूलम लॉ इन विच हो, तो ये क्या है, ये कूलम लॉ है। तो कूलम लॉ के मुताबिक हो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज हो बॉडीज जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये आर स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज है। तो लिहाजा फोर्स इज इक्वल इनवर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो वी कैन से दैट एफ इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई divided by r square. If f is, we can say this is the situations, this is the directly proportional to product of the charge bodies and inversely proportional to the distance between the charge of bodies. So force is equal to xy divided by dr square. We can write this equation in the same way that f is equal to, we can say f is equal to x product of charges xy divided by d r square. तो d f is equal to x y divided by d r square. तो जहाँ पर where d is the proportionality constant and is called a dielectric constant of water, तो यहाँ पर d जो है ये क्या है, ये डायरेक्टली कांस्टेंट ऑफ वाटर है। अब यहाँ पर ये डायरेक्टली कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन मटेरियल बाय एन अप्लाइड वोल्टेज रिलेटिव टू दैट स्टोर्ड इन ए वैक्यूम। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज़ है, ये एक रेशियो होता है द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो स्टोर होती है मटेरियल के अंदर, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो जाती है, यानी जो भी एनर्जी स्टोर हो जाती है किसी जो है ना उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर किसी मटेरियल में जितनी भी एनर्जी स्टोर हो जाए तो वो क्या होता है, वो रेशो जो होता है यानी मतलब बाई एन अप्लाइड वोल्टेज हो, जब हम किसी मटेरियल के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो वो जो रेशो है इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रेशो रिलेटिव टू दैट ऑफ स्टोर इन वैक्यूम, यानी अगर वैक्यूम में हो जाए और वो उस मटेरियल में हो जाए तो इसका जो रेशो होता है उसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो। ये क्या है डाइलेक्ट्रिक हो, द वैल्यू ऑफ डी इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो, द स्मॉलर विल बी द फोर्स ऑफ किसी ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द डी, द स्मॉलर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वाइस वर्सा। अगर हम जो डी वैल्यू है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, द स्मॉलर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, यानी इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा अगर हम डी को बढ़ाएंगे। वाटर हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 18 डिग्री सेल्सियस। अब पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो क्या है, 80 है, 80, और 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 80 है। Thus the positive and negative ions of the polar salts dissolved in water, तो इसलिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं ऑफ ए पोलर साल्ट के जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं वो क्या होते हैं, पानी में हल हो जाते हैं एंड विल हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वुड रिमेन सॉल्युबल। तो यानी जो पोलर साल्ट्स है
पानी में जो हल होते हैं उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है, तो लिहाजा वो जल्दी पानी में हल हो जाते हैं, क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो ज़्यादा होता है। तो जब डाइलेक्ट्रिक का से ज़्यादा हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, तो इजीली सॉल्व होंगे। वाइल अदर लिक्विड जो है स्मॉल वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक, दूसरे जो यानी कि जो लिक्विड्स है पानी के अलावा जो बाकी लिक्विड्स है उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो कंपेयर टू द वाटर सो देयरफॉर दे आर नॉट गुड सॉल्वेंट्स। तो यानी बाकी जो सॉल्वेंट्स है उनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो पानी का जो 80 है बाकी का 80 से कम होता है, बिलो 80 होता है। तो लिहाजा वो जो बाकी जो सॉल्वेंट्स हैं वो क्या होते हैं, गुड सॉल्वेंट्स नहीं होते। यानी जिस तरह पानी जो है ना बाकी सब्सटेंसेस को हल करने की सलाहियत रखता है, तो बाकी सॉल्वेंट्स में भी ये खूबी नहीं होती। तो अगले वीडियो में हम लेक्चर में हम सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।